नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। हम कितनी भी तरक्की कर लें, अरबों करोड़ों रुपए विकास के लिए बहा दें, पर जब भी चुनाव का वक्त आता है तो हमारे माननीयों को जाति की राजनीति और जाति के अंक गणित ही समझ में आते हैं। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले ही सबसे बड़े सूबे में सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर चलाते हैं। टिकटों के बंटवारे का मामला हो, वोट लेने और देने की बात हो, चक्कर जो है वो राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। कोई माने या ना माने, पर यह सच है कि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो जातिगत समीकरणों के आधार के बिना राजनीति करती हो। मायावती सोशल इंजीनियरिंग के सहारे दम भरती हैं। भाजपा जातिगत समीकरणों की बात को दरकिनार नहीं करती, पर गाहे बगाहे जाति का कार्ड खेल ही देती है। कांग्रेस को भी देर से ही पर समझ में आ चुका है अब कि बिना जातिगत समीकरणों को साधे उत्तर प्रदेश में पैर जमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इधर समाजवादी पार्टी पहले से ही ओबीसी मुसलमानों को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। तो चुनावी माहौल को देखते ही आज एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश भी दिखी है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी और 17 अति पिछड़ी जातियों को दलित कोटे में शामिल करने का प्रस्ताव पास करके समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक दांव खेल दिया। इतना तो तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन जातियों की बड़ी आबादी सब मोदी लहर के साथ थी, और अगर इन्हें दलितों में शामिल कर लिया गया तो फिर मायावती के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह फैसला लिया था, लेकिन तब केंद्र ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब अखिलेश यादव ने फिर से यह पुराना दांव आजमाया है, और जाहिर तौर पर अब यह आजमाया गया है तो गेंद जो है वो केंद्र के पाले में है। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक पार्टियां कोई भी हथकंडा अपनाने में नहीं हिचकिचाती हैं। सीएम अखिलेश की भी यही कोशिश है, जिसके तहत सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। साफ है कि ओबीसी वोट बैंक के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश है। 17 पिछड़ी जातियां जिनमें निषाद, केवट, राजभर, कुम्हार, प्रजापति, इनकी संख्या मिलाकर के 13.5% बनती है, और इनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने बार बार इस बार प्रयास किया कि इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित करके अनुसूचित जाति की सुविधाएं दे दी जाएं, ताकि इनको अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के साथ साथ सुविधाएं मिलने का काम कर दिया जाए। अखिलेश सरकार ने इस प्रस्ताव को पास कर गेंद को केंद्र के पाले में डाल दिया है। हालांकि ये प्रस्ताव इससे पहले भी भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने पास नहीं किया था। यूपी सरकार का कहना है कि इस प्रस्ताव से इन जातियों को फायदा मिलेगा। ये कैबिनेट का ने पहली बार फैसला किया है, और कैबिनेट का डिसीजन मानने के लिए राज्यपाल और केंद्र सरकार बाध्य है। कैबिनेट के फैसले को केंद्र की सरकार को मानना पड़ेगा। ने फैसला कर लिया है, और अगर नहीं तो प्रदेश के अंदर इन 17 उपजातियों को दलित वर्ग में शामिल किया जाएगा। जाति के नाम पर चुनाव न लड़ने की बात तो लगभग सभी पार्टियां कहती रहती हैं, लेकिन अमल में कोई भी पार्टी नहीं लाती। विकास के नाम चुनाव लड़ने का दावा सीएम अखिलेश हमेशा से कर रहे हैं, लेकिन जाति का फार्मूला नहीं छोड़ पाए। मनीष कुमार, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो जाति के इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की सियासत घूमती है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीपी राय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सुभाष पाठक वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस हमारे साथ हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पास मैं आना चाहूंगा। सीपी राय साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या है, आप विकास के एजेंडे की बात करते हैं, विकास को लेकर के जनता के बीच जाते हैं, तो ये जातिगत समीकरणों को साधने की, जातियों को लेकर के दांव खेलने की जरूरत क्यों आन पड़ी है आपको? विकास एजेंडा अपनी जगह है, उससे कहीं भी हम भ्रमित नहीं है, ना हम उससे पदच्युत हो रहे हैं, उस रास्ते को हम छोड़ नहीं रहे। वो काम अपनी जगह चल रहा है, और सामाजिक न्याय का एजेंडा अपनी जगह है। संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा रखी गई, न्याय देने का एक पक्ष रखा गया। उस न्याय में कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो उसके अपने ऐतिहासिक कारण है। जब आप विस्तार से पूछेंगे तो उस बारे में थोड़ी बहुत जितनी जानकारी है बताने की कोशिश करूंगा। हमने केवल एक स्पष्टीकरण किया है कि ये जातियां भी इस वर्ग में आती हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जब सामाजिक न्याय की अवधारणा है, सामाजिक न्याय इस देश की ज़रूरत है,
तो उस न्याय के रास्ते में कोई अगर बाधा है उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमने केवल उतना काम किया है, विकास का एजेंडा हमारा सर्वोपर है, वो अपनी जगह पर है, उससे हम कहीं इतर नहीं हो रहे हैं। तो चुनाव के वक्त ये आपको क्यों याद आई? जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये दांव खेला गया था, उसके बाद वो दांव फेल हो गया और उसके बाद अब जब चुनाव है तब एक बार फिर आपकी पार्टी इस तरीके का दांव खेल लगी है। तो चुनाव के वक्त ही आपको ये पिछले याद आते हैं? दांव नहीं, दांव नहीं खेला हमने। हमारे 5 साल सरकार थी, चाहते तो जब आप सरकार में आए थे तब ये दांव खेल सकते थे, तभी आप कह सकते थे इस बात को, तब क्यों नहीं कहा आपने? अनुपम जी, मेरी बात पूरी कर लेने दें। 5 साल की सरकार बनती है, उस सरकार का हर दिन कीमती होता है, सरकार का अंतिम दिन भी कीमती होता है। कोई भी निर्णय कभी भी हो सकता है। हम 5 साल तक लगातार कोशिश करते रहे कि भारत सरकार इस न्याय को खुद कर दे, क्योंकि उसको एक अनुच्छेद के अंदर उसको अधिकार है जातियों को सम्मिलित करने का। जब भारत सरकार ने उस काम को नहीं किया तो जो हमारे हाथ में अधिकार था, उत्तर प्रदेश की असेंबली के पास जो राइट है, हमने उसका इस्तेमाल किया और हमने क्लेरिफिकेशन किया कि कौन सी जातियां क्लेरिफाई हो कि कौन सी जातियां किन किन वर्गों में आती है। हमने वो काम किया है। लेकिन सीपी राय साहब, बड़ा लंबा वक्त लगा इतना सब आइडेंटिफाई करने में, इतना सब करने में। क्या लगता है आपको, अब आपने गेंद जो है केंद्र के पाले में डाल दी है और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अब चुनाव होना है और चुनावी घमासान शुरू भी हो चुका है, तो अब तो आप इसका राजनीतिक लाभ लेंगे, पूरा फायदा लेंगे कि हमने तो गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है, अब केंद्र नहीं कर रहा है? नहीं, इसका राजनीतिक न्याय का राजनीतिक लाभ से कोई संबंध नहीं होता है। इसके 2 पक्ष हैं। अगर आप सारी बात अभी कर लेना चाहते हैं, 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि हमने उसको क्लेरिफाई कर दिया कि ये जातियां इन वर्गों में आती हैं, जिसके आधार पर उनको उसके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और उनको उसकी सुविधाएं मिलने लगेंगी। केंद्र का अपना काम है, अगर वो उन जातियों में विधिवत सम्मिलित करना चाहता है तो वो धारा अनुच्छेद 141 का इस्तेमाल करके उसको सम्मिलित कर ले, उसका अपना काम है। लेकिन जितना हमारा अधिकार है उतना काम हमने कर दिया है कि उनको सुविधाएं मिलने लगे। अगर आपकी सरकार चाहती तो इन लोगों की जाहिर तौर पर जिस तरीके से मदद हो सकती थी, वो मदद इन 5 सालों में अगर करी होती तो शायद इसकी नौबत ही ना आती। अगर मान लीजिए 5वें साल भी कर दिया तो दिक्कत क्या है? इससे देश तो चलेगा, समाज भी चलेगा, जातियां भी चलेगी। लंबा समय हो गया है। मान लीजिए हमने आज काम किया, या हो सकता है कि कल कैबिनेट फिर एक कोई मीटिंग करे और कल एक और नया फैसला कर दे, कल समझ में आए कि तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई भी फैसला सरकार कभी भी कर सकती है, उसका अधिकार है। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो जातिगत समीकरणों को साध कर राजनीति कर रही है? मैंने पहले क्लियर किया जातिगत समीकरण साधने का कोई सवाल नहीं है। एक सामाजिक न्याय का मामला पेंडिंग था, उस मामले को हमने क्लियर कर दिया है। क्लेरिफिकेशन की जितना अधिकार हमारे पास था हमने उस काम को कर दिया है। वो एक सामाजिक न्याय के दायरे के भीतर काम किया। इसका चुनाव से, जातिगत समीकरण साधने से, उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमने घोषणा किया था, अपने घोषणा पत्र के वादे को हमने पूरा किया है केवल। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी किस नजरिए से देखती है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक कदम उठाया है? मैं तो इसको दाव कह रहा हूं, भले ही समाजवादी पार्टी के लोग माने या ना माने, आप किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल जो आप कह रहे हैं अनुपम जी, वही बीजेपी मानती है। ये केवल और केवल पिछड़ी जातियों को धोखा देने की कवायद है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर जिस समय अखिलेश यादव जी ने शपथ ली थी 2012 में, उस समय परसुएशन करते, यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार को इनका समर्थन था, आगे बढ़ते और लागू करते। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है अनुपम जी, इसको आप भली भांति देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश को भली भांति देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के बीच में लोकप्रिय हो रही है, पिछड़ी जातियां हमारे साथ आ रही हैं। इनकी आइडेंटिटी, समाजवादी पार्टी की जो आइडेंटिटी बनी है अनुपम जी, वो एक जाति की पार्टी बनी है। और एक जाति की पार्टी बनने के कारण आज आज मैं एक सामान्य सी बात कहता हूं, जैसे जो पिछड़ी जातियों के जो 17 जातियां, उनमें एक जाति है निषाद जाति, जो नदियों के किनारे रहती है। उस निषाद जाति के लोगों को, कितने लोगों को नदियों का पट्टा दिया गया है? पट्टा एक जाति विशेष के लोगों पर है। नाव चलाने तक के ठेके किसको दिए गए? उसी जाति को दिए गए हैं जो सैफई से जिसका संबंध है। तो आप किसको न्याय दे रहे हो? किस न्याय की कल्पना कर रहे हो? आपकी पार्टी का दूर कहां है जातिगत राजनीति से? आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष बार बार बदलते रहे। जो चीजें आपकी पार्टी में हुई, आपने भी तो कहीं ना कहीं जाति को देख करके, समीकरणों को साथ करके लोगों को फिट किया है। अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कैडर से आए हुए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करती है। और देखिए, अगर समाजवादी पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती, ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स नहीं करती,
तो सीपी राय जी राज्यसभा के सदस्य होते, आजम खान जी की पत्नी राज्यसभा की सदस्य नहीं होती। सीपी राय जी की पहचान है समाजवादी पार्टी के रूप में, आजम खान जी की पत्नी की पहचान नहीं है समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में। लेकिन सीपी राय राज्यसभा में नहीं बैठे हैं, सीपी राय नहीं बैठे हैं, आजम खान जी की पत्नी बैठी हैं। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि समाजवादी पार्टी पॉलिटिक्स कौन सी कर रही है। आज मैंने आपको सीधा कह रहा हूं कि पट्टों का हिसाब दे दें कि पट्टे किसके पास हैं। आज आप बताओ कितने थाने चौकी, ये जो 17 जातियां हैं, इनके कितने थाना अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में? कोई बताएगा इसका हिसाब? नहीं है इनके पास। आप थाना अध्यक्ष से लेके चौकी इंचार्ज से लेके किसकी नियुक्त एनसीआर में ढूंढ ढूंढ के एक एक सिपाही को नियुक्त किया जाता है, जो कप्तान को चैलेंज देता है। क्यों दिया जाता है? कि वो कहता है मैं सैफई का हूं, इसलिए मेरे ऊपर कप्तान नहीं है, कप्तान मुझसे है, मैं कप्तान से नहीं हूं। ये कहने की बात हो रही है। किस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बना है। पिछड़ी जातियां 5 साल का हिसाब मांग रही हैं अखिलेश यादव जी से कि अखिलेश यादव या हिसाब दो। इनका कौन है पोस्टर बॉय? इनकी पहचान पिछड़ी जाति नहीं है, इनकी पहचान है अनिल यादव। तो अनिल यादव का हिसाब देने से भागने के लिए, धोखा देने के लिए ये सिपुगा छोड़ा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, बीजेपी जिस तरीके से प्लानिंग कर रही है, जिस तरीके से तमाम जिलों में जो सम्मेलन हो रहे हैं या पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उनमें भी बाकायदा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है कि जो कास्ट इक्वेशन है, कास्ट पॉलिटिक्स है, उसको आपके कार्यकर्ता और आपके नेता बड़ा ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे समीकरणों को जब आप खुद साध रहे हैं तो आप दूसरे पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? नहीं, इसमें दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है अनुपम जी। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक जाति की सरकार होगी, उस जाति का झंडा उठाने वाला ही होगा। ये नहीं होगा कि एक गायत्री प्रजापति कोई सिंबॉलिक नहीं होंगे। या क्या हो रहा है आज भी क्या हालत है? आप प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का देखो ना, कौन है? चाचा हटता है भतीजा, भतीजा हटता है चाचा। संसदीय दल का सचिव कौन है? तो वही परिवार। उस परिवार से बाहर कहां है? कौन है? किसको हिस्सा मिला है? कहां भागीदारी है? आप देखो कितने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष। चलिए, अब समाजवादी पार्टी ने जो गेंद है वो आपके पाले में डाल दी है, प्रस्ताव तो पास कर दिया आज, अब गेंद आपके पाले में डाल दी गई है। ना, हमारे पाले में नहीं। देखिए, हमारे पाले में गेंद नहीं डाली है, क्योंकि इन्होंने, यहां सिद्धार्थ कलहंस जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं, अनुपम जी आप जानते हो, इन्होंने किसी के पाले में गेंद नहीं डाली है। ये जैसे एक भी टैबलेट ना बांट कर कहते हैं हमने पूरे कर दिए वादे, तो ये तो धोखा देने वाले लोग हैं, धोखा देंगे। कांग्रेस का रिएक्शन हुआ, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, हम कांग्रेस पार्टी भी अब समझ चुकी है कि अगर जाति की राजनीति हमने नहीं की तो उत्तर प्रदेश में हमें पैर जमाने में दिक्कतें होंगी। तो शायद आपने भी इसी दिशा में काफी कुछ दिन पहले कदम आगे बढ़ा दिए, कुछ फीडबैक उसका अच्छा मिल रहा है। देखिए अनुपम जी, ये सारी बातें कांग्रेस ने न तो कभी की न कभी करेगी। अगर कांग्रेस को जाति की या धर्म की राजनीति करनी होती तो उत्तर प्रदेश में 27 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। जाति एक अपने आप में सच है, ये अपने आप में सही बात है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा वर्ग की राजनीति की है। वो चाहे किसान वर्ग की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे नौजवान वर्ग की हो, चाहे किसान मजदूर की हो। यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि मंडल और कमंडल के बाद जिस प्रकार से जातियों को वर्ग को जातियों में तोड़ करके देखा गया, उससे हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता से दूर हुए। चूंकि हमने जाति की राजनीति करने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन हमारे ये क्या कास्ट इक्वेशन साधने की कोशिश नहीं है? अनुपम जी, अगर आपको राज बब्बर की जाति के ऊपर कहीं कोई बात है तो मेरे ख्याल से पंजाबी सुनार कितने हैं उत्तर प्रदेश में, आप जरा बता दीजिए। इससे पहले निर्मल खत्री जी अध्यक्ष थे, कितने खत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जरा बता दीजिए। आज उससे पहले श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी थी, कितने पहाड़ी ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। ये तो हो गई अध्यक्षों की बात। अब आप आ जाइए श्रीमती शीला दीक्षित जी के ऊपर। शीला दीक्षित जी क्या विकास का चेहरा दिल्ली का नहीं है? 15 साल लगातार जिस प्रकार से वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने विकास की धारा बहाई, तो क्या उनकी जाति उनके ऊपर हावी है या उनका विकास का चेहरा उनके ऊपर हावी है? रही बात गुलाम नबी आजाद साहब की, तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, यहां सिद्धार्थ जी बैठे हैं, यहां पर सुभाष जी बैठे हैं और यहां पर बैठे हैं सीपी राय साहब, कि कश्मीर के मुसलमान की स्थिति क्या है, किस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब कौन सा चेहरा माने जाते हैं, वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ बाकी और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ कोई भी पार्टी
उस तरीके से खुला और नंगा जाति का नाच नहीं करती है, धर्म का नाच नहीं करती है, जिस तरीके से ये दोनों पार्टियां करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आज की डेट में आप देखिए जी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आज दांव खेला, इसको आप क्या मानते हैं? आपकी पार्टी किस नजरिए से लेती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो दांव खेला वो समाजवादी पार्टी के मित्र बताएंगे, लेकिन एक चीज तो तय है कि कैबिनेट से पास और विधानसभा से पास किसी भी चीज को अगर केंद्र में भेजा गया है तो अब ये केंद्र की नैतिक जिम्मेवारी है, या तो उसको सेलेक्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। एक बात, और दूसरी बात, यहां पर जो चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के मित्र से शायद कहीं कोई तथ्यात्मक भूल हो रही थी। ये जातियां पिछड़ी जातियां में पहले से थी, इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात है, इसको पिछड़ी जाति में शामिल करने की बात नहीं है, इसको जो है शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की इन 17 जातियों को बात है। ये जातियां ऑलरेडी पिछड़ी जाति में यानी मोस्ट बैकवर्ड वर्ड में तो पहले से है। और जो दूसरी बात, नहीं आपने पिछड़ी जातियों में कहा था सर, मैंने इसीलिए मैंने तथ्यात्मक भूल कही, मैंने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है इसमें। तो मैं जहां पर जो कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को आज की डेट में उत्तर प्रदेश के जो ये निर्णय है, उस उत्तर प्रदेश के निर्णय को इनको बताना पड़ेगा कि क्या नाम भारत की सरकार जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपका सॉफ्ट कॉर्नर समाजवादी पार्टी के प्रति कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। क्या बात है सुरेंद्र राजपूत, कोई बात चल रही है क्या अंदर खाने अभी तक? यहां पर अनुपम जी सॉफ्ट कॉर्नर की बात जनता के प्रति है। आज की डेट में अगर पिछड़ी जातियों को एससी जाति में शामिल करने की बात पे अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र पिछड़ी जातियों में ही कहेंगे तो निश्चित तौर पर इस भूल को बड़ी भूल माना जाएगा, इसको देखा जाना चाहिए। दूसरी रही बात, चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको आगे भेज दिया है, अब यह केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि आज की डेट में उसके ऊपर तुरंत निर्णय ले और यह बताए उत्तर प्रदेश की जनता को कि ये जातियां पिछड़ी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति हैं। चलिए, वक्त ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लफाजी में समझेंगे हम आखिर के उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये जो दांव खेला है, गेंद केंद्र के पाले में है, अब उसको निर्णय करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हर कोई ये जानता है कि कोई भी राजनीतिक दल बिना जाति की राजनीति किए आगे नहीं बढ़ता और अपने पैर जमाने के लिए हर राजनीतिक दल जातियों का सहारा लेता है। यहां तक कि टिकट बंटवारे में भी इसका ख्याल रखा जाता है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, अब चुनावी घमासान उत्तर प्रदेश में तगड़ा होने जा रहा है और अखिलेश यादव ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया है और गेंद जो है केंद्र के पाले में डाल दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाष पाठक, वरिष्ठ नेता है जेडीयू के, वो भी जुड़े हुए हैं। सुभाष पाठक जी, आपकी पार्टी का नजरिया क्या है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बाकायदा ये प्रस्ताव पास किया है कि इनको एससी में शामिल कर लिया जाना चाहिए, क्या ये सही वक्त है और इसी वक्त इस तरीके का प्रस्ताव बन के जाना चाहिए था? अनुपम जी, ये बात पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है और ये निर्णय लिया है कि इन जातियों को एससी में डालने के लिए, तो ये तो केंद्र सरकार के अब पाले में गेंद है। इससे पहले भी कोशिश की थी, अब निर्णय लेना है केंद्र सरकार। सुभाष जी, इससे पहले भी कोशिश की गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा। पार्टी जहां तक सवाल है, हाँ, तो केंद्र सरकार ने नहीं स्वीकार किया था। अब इनको पहले करना चाहिए था, लेकिन सरकार की चला चली की बेला में इन्होंने ये निर्णय लिया है। हमारी पार्टी तो हमेशा से विकास और सुशासन की बात करती है अनुपम जी, और हमने बिहार में जो कहा है उसको किया है। वहाँ पर हमारी पार्टी ने अति पिछड़ा और महादलित की बात करके एक कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू किया है, जिसके तहत जो केंद्र सरकार द्वारा जो फार्मूला है उसमें से इन जातियों के उत्थान के लिए, इन जातियों को चाहे महादलित हों चाहे वो पिछड़े हों, उनके लिए काम किए जा रहे हैं। और उसी आधार पर हम लोग यहाँ भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी कि जिन जातियों को अभी भी मुख्य धारा में नहीं लाया गया है उन जातियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। लेकिन देखने में आ रहा है कि यहाँ की सरकारें
केवल यहाँ की जो राजनीतिक दल हैं उन जातियों के किसी नेता को राज्यसभा का पद दे देना, राज्य मंत्री का पद दे देना, उस दल को, उस जाति को कैसे उनका उत्थान हो, उनको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए, उस पर कोई विचार नहीं किया करता। लेकिन ये काम हम लोग बिहार में कर रहे हैं, केवल कह नहीं रहे, कर रहे हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हम लोग यही करने का विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जातियाँ मुख्यधारा में नहीं है समाज की, उनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। चलिए सिद्धार्थ कलहंस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं कि स्थितियां बन रही हैं, जाति की राजनीति उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा सच है, इसको मना नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा भी। और ऐसे में आज जिस तरीके का दांव खेला गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, किस नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए और क्या यह माना जाए कि इस दांव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और बीएसपी को मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए अनुपम जी, दांव से बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी सीपी राय जी ने कहा 141 के तहत इनको अब केंद्र के ऊपर है कि केंद्र इनको शामिल कर ले। ये बात सही है कि सीपी राय जी बेहतर तरीके से जानते हैं कि 141 में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है और उत्तर प्रदेश में चुनाव में बचे कितने दिन हैं। 141 में शामिल करने के लिए अगर केंद्र सरकार सारी कोशिश कर ले, कमर कस ले आज के बाद, तो भी 6 से 8 महीने, इससे कम समय नहीं लगने वाला है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ही ये गेंद केंद्र के पाले में डाली गई है या हमने करके भेज दिया। अब आप देखें इस मुद्दे पर, यानी कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जात के खेमे में शामिल कर दिया जाना, चंद्रमोहन जी आपकी पार्टी भी इससे कहीं इतर नहीं है। राजनाथ सिंह ने भी जाते जाते, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो जाते जाते इनको तब अनुसूचित जात में तो नहीं, लेकिन एक MBC कैटेगरी का दांव खेला था। हालांकि वो दांव भी कारगर नहीं साबित हुआ, वो दांव भी केवल चुनाव के लिए खेला गया था। इससे पहले 2007 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के जाने का समय आ रहा था, ठीक उस समय मुझे जहां तक याद है 16 जनवरी को ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था, जबकि चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी और होने वाली थी। एक उस मौके पर भेजा गया था और केंद्र उस पर 141 के तहत फैसला ले, उससे पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्ताव वापस लेने की अर्जी लगा दी। तो वहां तक तो बात पहुंची ही नहीं कि जिसके लिए हम दोषी ठहराएं कि मनमोहन की सरकार ने उसको होने नहीं दिया, उससे पहले ही वापस ले लिया। आज इस समय लाने का अर्थ यह साफ है कि इसका केवल और केवल एक चुनावी उद्देश्य है। इससे कहीं इन सिद्धार्थ कलहंस, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं, तमाम योजनाओं की सौगात जनता को देते हैं, और उसके बाद इस तरीके से एक राजनीतिक दांव खेल करके क्या शो करना चाहते हैं? क्या जनता को यह समझा जाता है कि जनता मूर्ख है, इन सब चीजों को नहीं समझेगी, हमने केंद्र के पाले में गेंद डाल दी और जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि हमने जो है उनके लिए ये किया, पिछलों के लिए ये किया? देखिए अनुपम जी, यदि मंशा साफ होती तो इस देश में कई प्रांतों में इस तरह के उदाहरण हैं। आप तमिलनाडु उठा के दीजिए, अभी हमारे सुभाष जी बात कर रहे थे, बिहार के कर्पूरी फार्मूले की बात कर रहे थे। इस तरह के उदाहरण देश में ही मौजूद हैं कई प्रांतों में। यदि इन अति पिछड़ी जातियों को, पिछड़ी जातियों के लिए मौजूदा कोटे में एक अलग से उनके लिए कोटा खोल दिया जाए, इस तरह के उदाहरण हमारे देश में ही मौजूद हैं। उस तरह की व्यवस्था भी की जा सकती, क्योंकि हम 49% से तो आगे जा नहीं सकते हैं। हमारे पास आरक्षण की सीमा नियत है। अब आप इनको 27 से उठाकर 22 के पाले में लाकर खड़ा करें, उससे भी इनका कोई भला नहीं होने वाला है। ये जाहिर सी बात है कि इन जातियों को इस उसमें लाकर दलितों का जो फिलहाल हमारे पास बेस है, उस बेस को ब्रॉडन करना और इन जातियों को यह बताना कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये दो चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं, जिसमें अगर ईमानदारी का अभाव साफ नज़र आता है। अगर इन 17 जातियों को राजनाथ सिंह ने क्या लगता है आपको, इस तरीके से अगर पिछड़ों को एसटी में शामिल कर लिया जाएगा या तमाम और जातियों को अन्य तरीकों से संतुष्ट करने की कोशिशें होंगी, तो क्या ये एक अच्छा संदेश है या सिर्फ ये लोगों में आपस में ही कहीं ना कहीं एक बंटवारा करने की, लोगों में कहीं ना कहीं आपस में फ्रिक्शन डालने की ये कोशिश भी दिखती है?
निश्चित तौर पर बंटवारा करने की ही ये पूरी कोशिश नजर आती है। आप पिछड़ों को जिन आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, आप कालेलकर कमेटी से लेके आप बिंदुश्री प्रसाद मंडल की कमेटी, इन सारी रिपोर्टों को देखें, आज एक स्लैब पर खड़ी हुई पिछड़ी जातियों के अलग अलग उपनाम जो है वो कहाँ खड़े हैं। मैं उन जातियों का नाम नहीं लेने चाहूँगा कि किन जातियों को आरक्षण का सर्वाधिक लाभ मिला और कौन सी जातियां आरक्षण पाने के बावजूद हाशिए पर रह गईं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि चाहे वो एमबीसी की कैटेगरी बनाई जाए या जिनको आरक्षण के लाभ के चलते जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको किस तरह दोबारा आरक्षण के लाभ से। चलिए सीपी राय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर तौर पर आपकी सरकार ने प्रस्ताव पास किया है तो आरोप भी आप ही पर लग रहे हैं और जवाब भी आप ही को देना है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से सिद्धार्थ कलहंस चीजों को रख रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी वक्त से पहले आपने इस तरह का फैसला लेकर के, इस तरह का प्रस्ताव पास करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हमने तो जनता के लिए कर दिया, लेकिन जाहिर तौर पर आपको जवाब देना होगा कि जनता क्या इन चीजों को नहीं समझेगी? तीन बातें कहना चाहूंगा। पहला तो भाई चंद्रमोहन जी ने मुझे जोड़ के कोई बात कही थी। जी आजम साहब की वाइफ का नाम लिया था। वो एक महिला है, प्रोफेसर है, रिटायर्ड, अल्पसंख्यक वर्ग से है और उनका भी हक है कि राज्यसभा में जाए, उनका भी कोटा होता है, महिलाओं का भी कोटा होता है, फिर वो प्रोफेसर रही हैं। उसमें मेरा उनका कोई विवाद नहीं था, मैं उसमें इशू नहीं हूँ। पहले तो भाई को मैं क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, ये जो सिद्धार्थ कलहंस जी ने कहा, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष से मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो आरक्षित जातियाँ हैं उनमें जिन लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा है, पूरे देश के पैमाने पर ऐसा फैसला होना चाहिए कि उनको भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको भी अवसर मिले। मैं इस बात से सैद्धांतिक रूप से सहमत हूँ और मुझे लगता है शायद सारे लोग इस बात से सहमत होंगे और तभी सामाजिक न्याय का जो अवधारणा है वो पूरी तरह से सफल हो पाएगी। ये जो मुद्दा है पूरा, इसमें हम लोगों की 17 जातियों ने पूरे प्रदेश में दौरा किया था। उन लोगों ने पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया था। उस 17 जातियों के नेता पूरे देश में गए, अपने लोगों से मिले, उन लोगों से बातचीत की। इन जातियों ने खुद ये मांग की थी कि हम लोग गौड़ है, मझवारे या इस टाइप के अलग अलग जो भी नाम है, इसकी उपजातियाँ हैं, कुछ पुकारे जाने वाली जातियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से पुकारी जाती हैं। लेकिन आज़ादी के बाद 1950 की जनगणना के बाद जो लिस्ट बनी, उस लिस्टिंग में कहीं एक नाम तो रह गया, लेकिन उसकी उपजातियाँ या पुकारे जाने वाली जातियाँ जो थी या जातियों के भीतर जो उपजातियाँ थीं वो अलग अलग वर्गों में छूट गई। उसके आधार पर अपने ऐतिहासिक कारणों से उन लोगों ने यह मांग की थी कि हमको भी दलित जाति में कब कराया गया था ये सर्वे, कब कराया गया था, कब ये बात जगह पर जगह जाकर पूछी गई थी, कब हुआ था ये बता देंगे आप? हमारी पार्टी का अपना प्रोग्राम था, हमारी पार्टी के लोगों ने किया था और 17 जातियों के लोगों ने अपने दौरे किए थे। लोगों से 5 सालों में हुआ था या पहले हुआ था? की ही मांग थी और ये हमने पहले, जैसा मैंने कहा, मैंने जैसा पहले कहा, हमने सिर्फ सामाजिक न्याय के काम को आगे बढ़ाया है। इसके भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि केंद्र सरकार उनको जात में शामिल करती या नहीं, वो उनका काम है, उसका जवाब वो देंगे। एक पक्ष है कि हमने उनका जो क्लैरिफिकेशन कर दिया कि हाँ ये जातियां भी इस जाति में आती हैं या ये उसकी उपजातियां हैं। ये विधानसभा के द्वारा जो अधिकार है, जो हमने कानूनी लोगों से राय ली थी, वो करने के बाद उनको कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर उस जाति की सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। उतना काम हमने जरूर कर दिया है। बाकी केंद्र सरकार को करना है जात में शामिल करने का काम। लेकिन सवाल यह ना कि उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर कि आपकी सरकार उन मुद्दों को लेकर के बातें रख सकती है, उन मुद्दों पर काम कर सकती है। और जाहिर तौर पर कल जिस तरीके से हमने देखा भी कि सत्र जब था तो विपक्ष ने आपको तमाम मुद्दों को लेकर घेरा भी था। उन मुद्दों को, सब चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ ये जातिगत समीकरणों को लेकर के या जातिगत दाव, जिस तरीके का आरोप भी लग रहा है आपकी पार्टी पर, क्या इन सब पर फोकस करके आप चाहते हैं आप एक बार फिर सत्ता में आ जाएं? नहीं अनुपम जी, डिबेट का विषय ये है, लेकिन मुद्दे तो बहुत सारे थे। 60-70 मुद्दों पर संसद 2 दिन लगातार फैसला लिया है हमारी कैबिनेट ने, और तमाम मुद्दे, वो पढ़ाई के हो, सिंचाई के हो, स्वास्थ्य के हो, एम्बुलेंस के हो, 100 नंबर हो, 55 लाख को पेंशन हो। मैं खुद बांट के आया हूँ लैपटॉप, आगरा में 3,500 लोगों के आसपास लोगों को 1.5 लाख लैपटॉप बांटे गए पूरे प्रदेश में। तमाम मुद्दे हैं। हमारी सरकार हर मुद्दे पर बराबर काम कर रही है।
चलिए डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी पर भी इस तरीके का आरोप लग रहा है कि बीजेपी जाति आधारित राजनीति करती है और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में आप जातिगत समीकरणों को साध रहे हैं। नहीं अनुपम जी, हम तो सीधे सीधे सबका साथ सबका विकास ये सरकार में भी कर रहे हैं, संगठन में भी कर रहे हैं। दोनों जगह हमारी लाइन एकदम क्लियर है। हम कहीं एकदम स्पष्टता है उसमें, कहीं पर भी आप देखेंगे तो हम ये नहीं है ये एक जाति की ना पार्टी चलाते हैं, ना एक जाति की सरकार चलाते हैं, ना एक कुनबे की चलाते हैं। जो लोग कुनबे की राजनीति करते हैं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, बीजेपी सही कह रही है क्या? से भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं की जा सकती है। भारतीय देखिए अनुपम जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस बहस में, जो आपकी बहस से सारगर्भित रूप से निकल करके आ रही हैं जी। एक बात तो आज की डेट में जो सिद्धार्थ जी ने कहा कि 141 का प्रोसेस, हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि प्रोसेस आप करते रहिएगा। आप सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दीजिए, देश के सामने वचन दे दीजिए कि इन 17 जातियों को हम अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे, और भले ही 6 महीने लगे। एक बात। दूसरी बात जो है, आज की डेट में जो एनबीएफसी की जो रिपोर्ट है, नेशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन की, उस रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के लोग लागू क्यों नहीं करते, जिसमें क्रीमी लेयर को ऑलरेडी आरक्षण से अलग हटाने की बात कर दी गई है। जो क्रीमी लेयर को अलग हटाने की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो रिपोर्ट निकली है, वो आप इसको लागू करें ताकि जो पिछड़ी जातियों में आरक्षण को लेकर के एक जो दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लिए, उनके लिए जगह खाली हो पाए। तो आज की डेट में ये 2 बातें केंद्र के पाले में पड़ी हुई हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पड़ी हुई हैं कि नेशनल जो एनबीएफसी की जो रिपोर्ट है उसको ये लागू कर दें और इसको ये सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दें, भले ही 6 महीने बाद लागू हो। निश्चित तौर पर मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, विकास की बात करती है, तमाम सबको साथ लेकर आगे चलती है। आपको क्या लगता है क्यों जाति आधारित राजनीति होती है, और जो दल जातिगत राजनीति करते हैं उनको क्यों जातिगत समीकरणों को साधने की जरूरत आन पड़ती है? क्या लगता है आपको? अगर 15 सेकंड में अपनी बात कह लूं, फिर आपका 30 सेकंड में यह भी जवाब दे दूंगा। जो तीसरी बात थी भारतीय जनता पार्टी की, उसके लिए अनुपम जी, कि आज आप देखिए सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी का परिवर्तन यात्रा चल रही है। पता नहीं कितने रथ चल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन सारे रथों पर 4 लोगों की उत्तर प्रदेश से और 2 लोगों की राष्ट्रीय स्तर से फोटो दी है। राजनाथ सिंह जी, उमा भारती जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, और एक सज्जन की और है, चंद्रमोहन जी कौन से हैं, कलराज मिश्रा जी की, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की। सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी के पास ना तो कोई मुस्लिम चेहरा है, ना कोई दलित चेहरा है। आपके सामने है ये परिस्थिति। अब आप आ जाइए इसकी बात को कि देखिए, जाति की राजनीति करने से जातियों का भला नहीं होता, जाति के नेताओं का भला होता है। जाति की बात न करके अगर आप वर्ग की बात करेंगे, किसान वर्ग में सारी जातियां आ जाती हैं, मजदूर वर्ग में सारी जातियां आ जाती हैं। 1990 तक ये मजदूर वर्ग और किसान वर्ग की बात होती थी, जिसकी वजह से आम आदमी की और गरीब आदमी की बात होती थी। लेकिन उसके बाद मंडल और कमंडल की राजनीति ने जो उत्तर प्रदेश को डसा है, अपने आकर के अपने आगोश में लिया है, सारी की सारी क्षेत्रीय दलों ने और धर्मांध दलों ने जाति की कांग्रेस क्यों फिर दलितों का सम्मेलन करती है, क्यों अल्पसंख्यक सम्मेलन करती है, ये इसका भी तो जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहा ना कि हम दलित वर्ग का सम्मेलन करते हैं, हम चमार जाति का या पासी जाति का सम्मेलन नहीं करते। दलित वर्ग का सम्मेलन करना राष्ट्र के संविधान के अनुरूप है, और राष्ट्र के संविधान ने दलितों को एक जातियों के समूह के रूप में पहचान कराई है। उस वर्ग का हम सम्मेलन करते हैं, दलित जाति का सम्मेलन नहीं करते। अनुपम जी, इस बात को समझना पड़ेगा। चलिए सुभाष पाठक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जेडीयू क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कास्ट इक्वेशंस बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों को साधा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि चुनाव इसी तरीके से होता है, तमाम जातिगत समीकरणों को साध करके जाति के पथ पर आगे बढ़ो? देखिए अनुपम जी, चुनाव तो केवल विकास का मुद्दा होना चाहिए, सुशासन का मुद्दा होना चाहिए। बस इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, और इसी मुद्दे पे हमारे आप देखिए कि एक बिहार मॉडल है, उसी पे हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में बात करते हैं और देश के अन्य हिस्सों में बात करते हैं
कि बिहार मॉडल एक ऐसा है जिसके आधार पर ही किसी प्रदेश की उन्नति या विकास किया जा सकता है। वहाँ पे जो फार्मूला है कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, उसी फार्मूले पर चल करके ही इन जातियों को, जो जातियाँ अपने मुख्य धारा से, सामाजिक मुख्य धारा से दूर हैं, विकास से दूर हैं, उनके शोषित हैं, वंचित हैं, उनका विकास उसी कर्पूरी ठाकुर फार्मूले से ही किया जा सकता है और उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को दूसरा फार्मूला उत्तर प्रदेश में चलाने की कोशिश कर रही है? आगे बढ़ा करके तब नहीं, फार्मूला उनका कोई काम नहीं करेगा। फार्मूला तो देखिए ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर चलेंगे तभी फार्मूला काम होगा। एक जात से या किसी विशेष जात के से हम आगे नहीं चल सकते। सिद्धार्थ कलहंस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लग रहा है आपको, बिना जाति के बात करना उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए इतना आसान नहीं रहता, इसीलिए हर बात में जातिगत चीजों को जोड़ करके, जातिगत सम्मिलनों को जोड़ करके, जातिगत फैक्टर्स को जोड़ करके, टिकटों के बंटवारे को लेकर के तमाम चीजों में जाति का सिंबल होना जरूरी है क्या? अनुपम जी, बड़ी देर से तमाम फार्मूले, सिद्धांत और विकास और सब तमाम बातें होती रही। अब थोड़ा ईमानदारी से बात ये हो जाए, ये पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोटों के लिए ही तो है जी। चंद्रमोहन जी बैठे हुए हैं, स्वीकार भी कर लेंगे। आज तक उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में एक बार इनको सत्ता मिली थी 1991 में, जब कल्याण सिंह के नेतृत्व में व्यापक गोलबंदी पिछड़ों की हुई इनके पक्ष में, तभी एक बार बहुमत मिला इनको। अब इस बार 2014 में वही व्यापक पिछड़ों की गोलबंदी और उसके साथ कुछ अपर कास्ट वोट जब मिले तो इस तरह से बहुमत मिला है। और ये पूरा प्रयास जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से ससम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य को लाया जाता है, जो उनको तरजीह दी जाती है, अनुप्रिया पटेल के रथ चलवा दिए जाते हैं, जिस तरह ओम प्रकाश राजभर को लाकर, जो कि दलितों में एक खास वर्ग के नेता हैं, उनको शामिल कर ली, उनके साथ गठबंधन कर लिया जाता है। तो पूरी लड़ाई उत्तर प्रदेश में इन्हीं पिछड़े वोटों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। इन्हीं वोटों को जो साधेगा वही सत्ता की कुर्सी पे बैठेगा, ऐसा सपना सबको दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश में 3 जातियां, 3 वर्ग, सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ग एक समूह के तौर पर मतदान करता रहा, ऐसा हमने तमाम चुनावी नतीजों में देखा है। उसके बाद जब अपनी लीडरशिप डेवलप होने लगी तो दलितों ने एक समूह के तौर पे मतदान करना शुरू किया, और जब यादवों ने अपनी लीडरशिप उनकी डेवलप होती है तो उन्होंने एक समूह के तौर पे मतदान करना शुरू किया। वक्त की मेरे पास कमी है, हमें बिखरा कुनबा ये तमाम सारी जो पिछड़ी जातियां जो स्क्रीन पे आ रही हैं, राजपूत, सुभाष पाठक और सिद्धार्थ कलहंस जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। जाहिर तौर पर मुद्दा बहुत बड़ा है, अगर हम बहस इस पर एक लंबी डिबेट करेंगे तो वक्त और कम पड़ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, तमाम राजनीतिक दल जातिगत राजनीति ही करते हैं और जाति के समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक दांव खेला है, सवाल यह उठता है, पहला सवाल, कि अगर 5 सालों में सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास नहीं कर पाई, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा पाई, तो क्या यह दांव खेलना पड़ा उसको कि उनको SC/ST में शामिल करने के लिए इस तरीके का दांव खेल करके चुनावी लाभ लेना पड़े? सवाल यहां पर यह कि सरकार आपकी थी, आप चाहते तो तमाम तरीकों से पीड़ित लोगों को, पिछड़े लोगों को विकास की योजनाओं से लाभ पहुंचा सकते थे। क्या सिर्फ SC/ST में शामिल करने को लेकर के इस तरीके का दांव खेल करके चुनावी लाभ लेने की कोशिश है? प्राइम डिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।